Assalamu alaikum everyone. Hopefully you all are fine and safe. Today I am here with the new topic which is traditional and activity based costing. We have discussed its numericals, problems along with solutions, but now I want to explain you the difference between traditional and activity based costing because it is very important questions which come every time in the exams. So that's why you just listen it carefully or understand it. Okay. So here is the first one heading of activity based costing. Okay. Beta, we have discussed in the previous session about the numericals problems and also the concepts of activity based costing, but now we are I'm trying to explain it to you theoretically. So activity based costing identifies all of these specific overhead operations related to the manufacture of each product. Not all products require the support of all overhead costs, so it is not reasonable to apply the same overhead cost to all products. Okay बेटा, so इट्स मीन कि एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग वो कॉस्टिंग होती है जहाँ पर आपके फैक्ट्री ओवरहेड के जो भी एक्सपेंसेस होते हैं उसको सेपरेटली फॉर ईच प्रोडक्ट जो है वो जो मेजर किया जाता है एक्टिविटी वाइज, दैट इज कॉल्ड एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग. ठीक है. अब यहाँ पर आपके पास जो है एक एडवांटेज ये होता है, जैसे कि आपने प्रीवियस सेशन में भी देखा था बेटा, कि हमने क्या किया था कि हमने एक कंपनी का जो डाटा था कि वो प्रीवियसली जिस तरह से भी जो है वो कॉस्टिंग उसकी होती चली आ रही है और जो भी एक्टिविटी है उसकी और जितने भी नंबर ऑफ यूनिट्स वो प्रोड्यूस करते थे तो उनका हमने एक पर यूनिट का रेट निकाल लिया था, ताकि फर्दर जब नेक्स्ट मंथ में जितने भी नंबर ऑफ एक्टिविटीज या जितने भी नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस करने के लिए आए तो हम उसको पर रेट यूनिट पर रेट से मल्टीप्लाई करके एक्चुअल कॉस्ट निकालें. ठीक है. इससे ये होता है बेटा कि हम यहाँ पर ऑन एवरेज की बात नहीं करते, यहाँ पर हम एक्टिविटी वाइज यूनिट पर कॉस्ट को मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं. तो इस तरह से हमारे पास जो है वो पिक्चर बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि हम अगर इतने नंबर ऑफ यूनिट्स लेट्स सपोज 5000 नंबर ऑफ यूनिट्स अगर प्रोड्यूस करते हैं, सो वी विल बेयर द whatever cost. Okay. But it is not compulsory for the production of all the products. Okay. क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है, कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जिसमें ओवरहेड कॉस्ट जो होती है वो आइडेंटिफिएबल होती ही नहीं है कि हम किस तरह से ईच एक्सपेंसेस की कॉस्ट को किस तरह से हम जो है वो सेपरेट करें. ओके. तो ये कुछ प्रोडक्ट्स के लिए एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग हम यूटिलाइज करते हैं, और लेकिन ये बहुत ज़्यादा एफिशिएंट होती है. इसके थ्रू हम जो है एस्टिमेट कर पाते हैं एक्चुअल कॉस्ट को. ठीक है. Now there is the another one is traditional costing. Traditional costing adds an average overhead rate to the direct cost of the manufacturing products. The overhead rate gets applied on the basis of a cost driver such as number of labors hours required to make a product. ठीक है. अब यहाँ ट्रेडिशनल कॉस्टिंग की जब बात आ रही है तो यहाँ पर आप देखिए एक वर्ड यूज कर रहे हैं एवरेज ओवरहेड रेट. ठीक है. यहाँ वो एक्चुअली यूनिट पर यूनिट प्रोडक्ट रेट नहीं मालूम करते, बल्कि यहाँ पर ऑन एवरेज जो है वो जो भी वॉट एवर एज रेट चला आ रहा होता है प्रीवियसली, वही वो फर्दर प्रोडक्शन के लिए भी उसी को उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं. ठीक है. इससे बेटा डिमेरिट ये होता है इसका कि हम एक्चुअली जो है जो एस्टिमेटेड कॉस्ट हम जो भी एस्टिमेट कर रहे होते हैं, बजटेड कॉस्ट जो होती है वो हमारे पास उसका वेरिएंस एक्चुअल कॉस्ट से जरा ज़्यादा हो जाता है. ठीक है. कंपैरेटिवली इसके एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में जो वेरिएंस निकलता है एक्चुअल और बजटेड कॉस्ट का वो बहुत कम होता है. ठीक है. Now there is the difference between ABC means activity based costing and traditional costing. So first one is uses multiple cost driver for multiple activities. ठीक है. एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में हम मल्टीपल ड्राइवर्स यूज कर रहे होते हैं मल्टीपल एक्टिविटीज के लिए. ठीक है. लेट सपोज अगर मैं मेंटेनेंस चार्जेस ले रही हूँ, तो अगर मैं 10,000 यूनिट्स जब प्रोड्यूस कर रही थी तो मुझे 10,000 जो है वो मेंटेनेंस चार्जेस देने पड़ रहे थे. इसका मतलब क्या है कि मैं एक यूनिट के लिए मैं 1 रुपीज़ का जो है मेंटेनेंस चार्जेस दे रही थी. इसी तरह से इन फ्यूचर जो है अगर मैं 5,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करती हूँ तो फिर मैं एवरेज नहीं जाऊंगी, बल्कि मैं 1 रुपीज़ से ही उसको मल्टीप्लाई कर दूंगी, क्योंकि यहाँ पर मैंने यूनिट पर रेट निकाला हुआ है. ठीक है. तो इस तरह से क्या होगा, 10,000 की बजाय 5,000 मेरी कॉस्ट आएगी मेंटेनेंस की. ओके. तो इस तरह से मैं बहुत ज़्यादा जो है नियरेस्ट होंगी एक्चुअल कॉस्ट के. In the term of traditional costing uses identical cost drivers for different activities. अब ट्रेडिशनल कॉस्टिंग में क्या होता है बेटा कि आइडेंटिकल कॉस्ट ड्राइवर्स यूज हो रहे होते हैं, ऑन एवरेज की बात हो रही होती है. यहाँ पर वो एक्चुअली
जो भी कॉस्ट ड्राइवर्स होते हैं उनका यूनिट पर रेट नहीं निकालते, ठीक है। नेक्स्ट इज डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट एंड रिक्वायर्स टाइम एंड एफर्ट, बिकॉज ये इसलिए एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट और टाइम कंज्यूमिंग होती है, क्योंकि इसमें आपको ईच एक्सपेंसेस की, ईच एक्टिविटी की कॉस्ट को ड्राइव करना होता है। और ट्रेडिशनल कॉस्टिंग इज द स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड ईजी टू इम्प्लीमेंट, क्योंकि इसमें हम एवरेज की बात करते हैं, वही एवरेज हम ईयर टू ईयर और एक्टिविटी टू एक्टिविटी जो है वो इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। थर्ड इज एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग कवर प्रोडक्ट कॉस्ट ओनली, ठीक है। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग क्या करती है, उसके थ्रू हमें जो है प्रोडक्ट की कॉस्ट पता चलती है जस्ट, ठीक है। बट इन ट्रेडिशनल कॉस्टिंग वी कैन कवर बोथ प्रोडक्ट एज वेल एज पीरियड कॉस्ट, ठीक है। मैंने आपको प्रोडक्ट कॉस्ट और पीरियड कॉस्ट का डिफरेंस भी बताया था क्या होता है बेटा, ठीक है, इन प्रीवियस सेशन। तो यहाँ पर क्या होता है कि ट्रेडिशनल कॉस्टिंग में आपको दोनों चीज़ों को जो है वो डिफाइन कर रही होती है, कॉस्ट, प्रोडक्ट कॉस्ट भी डिफाइन कर रही होती है और पीरियोडिक कॉस्ट भी डिफाइन कर रही होती है, ठीक है। नेक्स्ट इज द वैल्यूज कैन बी यूज्ड इन एक्सटर्नल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यहाँ की जो वैल्यूज होती हैं एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग की, वो हम एक्सटर्नल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में यूज करते हैं, बट फॉर द ट्रेडिशनल कॉस्टिंग द वैल्यूज कैन नॉट बी यूज्ड इन रिपोर्ट्स ऑफ एक्सटर्नल रिपोर्टिंग, ठीक है। तो जो ट्रेडिशनल कॉस्टिंग की मैंने कहा कि आप लोगों के बजटेड कॉस्टिंग और एक्चुअल कॉस्टिंग से वेरिएंस बहुत ज़्यादा होता है, दैट्स वाई ये वाली जो ट्रेडिशनल कॉस्टिंग होती है ये रिपोर्ट नहीं की जाती हमारी एक्सटर्नल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, ठीक है। Now the fifth one is in the activity based costing enhances the management knowledge about activity related to the production process, ठीक है। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग से मैनेजमेंट को पता चलता है कि उनकी ईच प्रोडक्ट कितनी कॉस्ट आ रही है और वो कहाँ कहाँ उसको उस कॉस्ट को रिड्यूस भी कर सकते हैं और कहाँ से वो उस कॉस्ट की को इंक्रीज करके अपनी क्वालिटी को और ज़्यादा इन्हांस कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। While the traditional costing does not provide opportunity to identify any specific reason for cost incurred, ठीक है। जबकि ट्रेडिशनल कॉस्टिंग जो होती है वो ऑन एवरेज एफओएच की बात कर रही होती है, तो इसलिए हमें पता ही नहीं चल पाता कि कौन सा स्पेसिफिक एक्सपेंस है जो हमारी कॉस्ट को बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर रहा है, बिकॉज वी आर नॉट अवेयर अबाउट द कॉस्ट इन सेपरेटली और इन अ डिविजन मैनर, ओके। नाउ देयर इज द कॉस्ट पूल. It is the term which is we are using in the activity based costing. It is an activity cost pool is an aggregate of all the costs associated with the performing a particular business task, such as making a particular product. By pooling all costs incurred in a particular task, it is simpler to get an accurate estimate of the cost of that task. ठीक है। कॉस्ट पूल जो होता है बेटा एक्चुअली आपको ये बता रहा होता है कि एफओएच में आपने जितने भी आपके एक्सपेंसेस हैं उनको सेपरेटली वो डिफाइन कर रहा होता है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इज कॉस्ट ड्राइवर. एन एक्टिविटी कॉस्ट ड्राइवर इज एन अकाउंटिंग टर्म. ये अकाउंटिंग की टर्म है. अ कॉस्ट ड्राइवर इफेक्ट द कॉस्ट ऑफ स्पेसिफिक बिजनेस एक्टिविटी, ठीक है। कॉस्ट ड्राइवर आपको जो है बिजनेस एक्टिविटी जो चल रही है उसके प्रोडक्ट की स्पेसिफिक एक्सपेंसेस को और कॉस्ट को बता रहा होता है. In activity based costing, which is also called ABC, an activity cost driver influence the cost of labor, maintenance or other variables cost, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है आपको इनडायरेक्ट लेबर की कॉस्ट हो या इनडायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट हो या मेंटेनेंस कॉस्ट हो या अदर वेरिएबल कॉस्ट हो, ये तमाम चीजें जो है वो सेपरेटली आपको कॉस्ट ड्राइवर जो होता है वो डिफाइन करता है एज पर यूनिट कॉस्ट, ठीक है। Cost drivers are essentially in ABC a branch of managerial accounting that allocates the indirect cost or overheads of an activity, ठीक है। तो जो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग होती है एक्चुअली वो एक ऐसा इम्पोर्टेंट एसेंशियल जो है कॉस्ट ड्राइवर है जो कि आपकी जो है इनडायरेक्ट कॉस्ट को ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड की जो भी एक्सपेंसेस होते हैं उन तमाम को जो है सेपरेटली एलोकेट करके और उसको बता रहा होता है आपको सेपरेटली, ठीक है, उसकी कॉस्ट को. Now there is the formula of predetermined FOH rate. As you know that predetermined FOH rate is used to apply manufacturing overhead to products or job order and is usually computed at the beginning of each period by dividing the estimated manufacturing overhead cost by an allocation base, also known as activity based or activity driver. Commonly used allocation bases are direct labor cost, direct labor dollar or machine hours, and direct material. The formula of it is determined overhead rate is equal to estimated, which we also call budgeted. Estimated manufacturing overhead cost या estimated factory overhead cost, both are same, divided by estimated total units in the allocation base. अब वो units कुछ भी हो सकते हैं, like
डायरेक्ट मटेरियल भी हो सकते हैं, मशीन आर्ट्स भी हो सकते हैं, डायरेक्ट लेबर भी हो सकते हैं. I have solved this requirement in the previous sessions in your numerical or problem. Okay. So here is the example. Suppose GX company uses the direct labor to assign manufacturing overhead cost to job order. The budget of the GX company shows as estimated manufacturing overhead cost of $8,000 for the forthcoming year. ठीक है, वो एस्टिमेटेड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड आपको बता रहे हैं कितना है, $8,000 है. एंड द कंपनी एस्टिमेट दैट 1,000 डायरेक्ट लेबर आवर विल बी वर्क इन द फोर्थ कमिंग ईयर. ठीक है, तो 1,000 जो लेबर आवर होंगे वो यूटिलाइज होंगे. Using the above information, we can compute the predetermined overhead rate as follow, जो हम बहुत easily कर सकते हैं as we have discussed about the formula, which is predetermined overhead rate is equals to estimated manufacturing overhead divided by estimated total units in the allocation base. तो यहाँ पर estimated total units in the allocation base में हम क्या लेंगे, direct labor hour ले लेंगे. ठीक है, जो estimated है. Here we put the values 8,000 divided by 1,000 and we get the answer $8 per direct labor hour. ठीक है, तो यहाँ पर प्री डिटरमाइंड ओवरहेड रेट क्या बोल रहे हैं कि फैक्ट्री ओवरहेड रेट पर यूनिट जो है वो कितना लग रहा है, ₹8 लग रहा है. ठीक है, with respect of direct labor hour. ठीक है, so hopefully it is clear to you. If you have any query in this session, so you can ask me in my WhatsApp number. Inshallah, we will meet in the next session with the new one topic. Allah Hafiz. Thank you so much. Take care. हाँ, अच्छा.